नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी CGPSC निबंध 150 पार की इस सीरीज़ में। इससे पहले हमने विकसित भारत @ 2047 और एक देश एक चुनाव के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम सतत विकास लक्ष्य छत्तीसगढ़ के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर इस टॉपिक पे निबंध आता है या केवल सतत विकास लक्ष्य पे निबंध आता है या सतत विकास इंडेक्स पे निबंध आता है या ऐसा कोई भी निबंध आता है जिसमें आप सतत विकास लक्ष्यों को यूज़ कर सकते हो, मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी इसके लक्ष्य हैं ना अभी हम देखेंगे वो हर जगह यूज़ हो सकते हैं, तो उनकी हम चर्चा करेंगे। आपको पता होगा, जैसे हमारे इकोनॉमिक सर्वे के वीडियो में मैंने बताया था कि इस बार इकोनॉमिक सर्वे में एक डेडिकेटेड टॉपिक है सतत विकास लक्ष्य के बारे में, तो आपके मेंस में निबंध आ ही सकता है। साथ साथ आपका जो पेपर 5 है वहाँ इससे रिलेटेड टॉपिक आ सकता है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और ये हर जगह यूज़ होगा। आप एक बार पढ़ लेंगे तो कई जगह ये यूज़ हो सकता है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। थोड़ा सा तो हम मुख्य बिंदु जान लेते हैं, क्या क्या हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सतत विकास लक्ष्य जो है वो यूनाइटेड नेशन और उसके सदस्य देशों ने अक्टूबर 2015 में विश्व में सभी के लिए समानता, मानवाधिकार और न्याय को बढ़ावा देने के लिए इसको अपनाया था। मतलब समानता, न्याय और मानवाधिकार। इसमें कुल 17 लक्ष्य हैं या 17 उद्देश्य हैं और 169 टारगेट शामिल हैं। इसी को लागू करने के लिए भारत में क्या किया जा रहा है कि राज्यों के बीच आपस में कंपटीशन हो, तो SDG इंडिया इंडेक्स जारी किया गया। अभी जो लेटेस्ट आया है वो 3.0 है, जिसको 2021 में लॉन्च किया गया और इसमें 109 संकेतक हैं। अगर छत्तीसगढ़ के स्कोर की बात करें तो इसमें छत्तीसगढ़ का समग्र स्कोर 61 अंक है और हम 19वें स्थान में 28 राज्यों में। और हमारी जो परफॉर्मर श्रेणी है, मतलब अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है, तो हम जिस श्रेणी में हैं वो परफॉर्मेंस श्रेणी है। और जो लक्ष्य 5 है उसमें हम शीर्ष स्थान पे हैं। अभी हम देखेंगे लक्ष्य 5 है लैंगिक समानता के बारे में, तो उसमें हम टॉप में आते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ जो 17 सतत विकास लक्ष्य हैं उसमें से 16 में ही हमारी काउंटिंग होती है। मतलब क्योंकि जो 14वां एक लक्ष्य है ना वो है लाइफ बिलो वाटर का, तो समुद्र की जैव विविधता की बात करता है। हमारे यहाँ है नहीं समुद्र, तो हम 16 में ही काउंटिंग कराते हैं। इसके अलावा CGDIF में 15 SDG, इसमें 14 और 17 को छोड़ दिए हैं और 82 संकेतक शामिल हैं। जिला स्तरीय है और धमतरी SDG में छत्तीसगढ़ में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम चालू करते हैं सतत विकास लक्ष्य। अगर आपका निबंध आएगा तो आप शुरू कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप पृष्ठभूमि बताएंगे कि सतत विकास लक्ष्य एक अवधारणा है जिसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों की निरंतरता के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करना है। देखिए, आप ना शुरू गांधी जी के कोट से भी कर सकते हो। गांधी जी बोलते थे कि हमें ये नहीं मानना चाहिए कि ये पृथ्वी हमको अपने पूर्वजों से जागीर में मिली है, बल्कि ये मानना चाहिए कि ये हम अपनी आने वाली पीढ़ी से उधार मिली है। कोई भी चीज़ जब आप उधार मिलोगे तो अच्छे से यूज़ करोगे, तो यहाँ से आप इसको शुरू कर सकते हो। फिर बता सकते हो कि किसी भी चीज़ का सतत विकास मतलब होता है कि आप संसाधन का ऐसा यूज़ करिए कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो बच के रहे। मतलब भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो संसाधन बचें, ऐसा नहीं कि वो ख़त्म हो जाएं। इससे क्या होता है, पर्यावरण की रक्षा होती है और सामाजिक समानता बढ़ती है। इसके अलावा आर्थिक वृद्धि होती है और विकास होता है। एक विकास होता है कि आप जितने भी, जैसे मान लीजिए आपका कोयला है, आप पूरा ख़त्म कर दो, आप पूरे जंगल काट के ख़त्म कर दो। एक विकास वो भी, उससे भी विकास होगा, लेकिन वो सतत नहीं है, क्योंकि जब कोयला ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप क्या करोगे। जैसे अरब के देश हैं, पूरा तेल खोद रहे हैं, जब तेल ख़त्म हो जाएगा तो क्या करेंगे बताओ, फिर आप ख़त्म हो जाओगे। तो सतत विकास मतलब होता है कि लगातार विकास होना। इसका कॉन्सेप्ट कब आया, तो ये ध्यान रखिएगा कि 1987 में एक ब्रूटालैंड रिपोर्ट आई, ब्रॉडलैंड रिपोर्ट, जिसको बोलते हैं, रिपोर्ट का नाम था अवर कॉमन फ्यूचर। इसमें एक शब्द लाया गया जिसको बोलते हैं सतत विकास। सतत विकास मतलब आने वाली पीढ़ी के लिए भी आपके विकास हो। पहले क्या था, सतत विकास की पारंपरिक धारा थी, उसमें 3 तत्व थे। एक था आर्थिक विकास, दूसरा था सामाजिक समावेश और तीसरा था पर्यावरण संरक्षण।
मतलब एक था आर्थिक विकास, दूसरा था समाज का विकास, समाज को उसमें मिलाना, जैसे जो भी आपके ट्राइब्स हैं, बाकी समाज के लोग हैं, वो भी विकास में भागीदार हों, और तीसरा पर्यावरण भी भागीदार हो। अभी क्या है, इसमें दो और महत्वपूर्ण तत्व आ गए हैं, भागीदारी और शांति। तो ये चित्र आपको बनाना है। देखिए, इधर पर्यावरण संरक्षण है, फिर सामाजिक प्रगति है, पर्यावरण, समाज, फिर शांति भी रहना चाहिए समाज में, आर्थिक विकास तो होना ही चाहिए, और भागीदारी होना चाहिए सभी वर्गों की, सभी तत्वों की। सभी को जब आप मिलाओगे तो जो बीच का एरिया होगा ना, वही कहलाएगा आपका सतत विकास। मतलब ये जो है, ये है सतत या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये आपको ध्यान रखना है, और ये चित्र आप बिल्कुल बना ही दीजिएगा। देखिए, सतत विकास के बारे में थोड़ा बहुत फैक्ट मैं बता देता हूँ, एक तो याद रखना और उसको लिख देना। जैसे पहला हम देखें 1987 में ब्रॉटलैंड रिपोर्ट, आवर कॉमन फ्यूचर। फिर 92 में एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ, जो हम लोग पढ़ते भी है, और उसमें अपनाया गया एजेंडा 21, मतलब 21वीं सदी में मानव जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए। फिर सितंबर 2000 में ना MDG लाया गया, जिसको बोलते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। वो 15 साल के लिए था। सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य लाए गए, जिसमें कहा गया कि हम ये लक्ष्यों को पूरा करेंगे 2015 तक। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि वो जो लक्ष्य लाए गए आपके, अब 15 तक के लिए थे, 2000 से 2015 तक। तो जब 2015 में वो लक्ष्य खत्म हुए MDG, तो अब 15 से 30 के लिए SDG लाया गया, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। फिर 2002 में दक्षिण अफ्रीका में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें कहा गया कि हम गरीबी हटाएंगे, पर्यावरण पे ध्यान देंगे। फिर 2012 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में Rio+20 सम्मेलन हुआ, जिसको बोलते हैं आवर कॉमन फ्यूचर। तो ये सब जो सम्मेलन हुए अलग अलग, आप ये स्क्रीनशॉट इसका ले लेना, और आप क्या करिए कि जो भी आपको याद रहे ना, वो लिख देना। कोई इसमें ऐसा दिक्कत नहीं है कि यही लिखना है या इसको लिखना है। जो आपको जो पॉइंट आपको इसके याद रहे, वो आप लिख देना। खासकर 93 का रियो डी जेनेरियो, 92 का रियो डी जेनेरियो लिख देना। 2000 में जो न्यूयॉर्क में सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन हुआ, वो लिख सकते हो। 2002 में जो सतत विकास पे सम्मेलन हुआ, वो लिख सकते हो। और 12 में Rio+20 लिख सकते हो। 15 में फिर पेरिस सम्मेलन होता है, जो हम पढ़ते हैं COP21। तो ये इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो गई। तो जैसा आप समझ गए कि सतत विकास लक्ष्य क्या है, 2030 तक हम अधिक न्यायसंगत, अधिक शांतिपूर्ण, अधिक समुदायों के लिए अच्छा, अधिक विकास करना, इसके लिए जो लक्ष्य लाए उसको बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य। जैसे अधिक न्यायसंगत, शांतिपूर्ण, लचीला, समृद्ध समुदायों के लिए, और जो दुनिया के सभी के लिए वर्तमान और भविष्य में शांति, समृद्धि और विकास की दिशा होगी। मतलब अभी भी और भविष्य में भी शांत होंगे, समृद्ध होंगे, डेवलपमेंट होगा। फिर हम देखते हैं कि अक्टूबर 2015 में विश्व के सभी के लिए संयुक्त राष्ट्र ने समानता, मानवाधिकार और न्याय को बढ़ाने के लिए सतत विकास लक्ष्य को अपनाया, जो हम अभी देखें। इसमें 17 लक्ष्य हैं और 169 टारगेट्स हैं। फिर इसको ना 17 लक्ष्यों को 5P में बांटा गया है। एक तो P से पीपल है, पीपल मतलब लोग। दूसरा P से प्लेनेट है, मतलब हमारी धरती माँ। तीसरा P से प्रॉस्पेरिटी है, मतलब समृद्धि। चौथे P से शांति है, पीस। और 5वें P से पार्टनरशिप है, मतलब साझेदारी। तो ये 5 P's का भी आप जिक्र करते ना, ऐसे P बना के पांचों तरफ लिख देना। उसके बाद फिर कौन कौन से आइडियल हैं P's में, तो लोगों के बारे में जो अभी हम देखेंगे कौन सा लक्ष्य किसमें है। तो लक्ष्य 1, 2, 3, 4, 5, 6 पीपल के बारे में, 6, 12, 13, 14, 15 है धरती के बारे में। मतलब धरती को क्या करना है, बचाना है, टिकाऊ उपभोग करना है, उत्पादन करना है। जो लोग वाला उसमें है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, सबको साथ रखना है। फिर समृद्धि के बारे में 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये तो क्रम से ही है। ये है सबकी प्रगति, समान अवसर देना है। शांति के बारे में लक्ष्य 16 है कि समावेशी, न्यायपूर्ण और हिंसा मुक्त समाज होना चाहिए। समावेशी मतलब सभी को का समावेश हो, न्यायपूर्ण और हिंसा ना हो। और लक्ष्य 17 साझेदारी की बात करता है, मतलब साझा समृद्धि सबकी हो, ये अपने को ध्यान रखना है। फिर इसका लक्ष्य कोई भी पीछे ना रहे, मतलब कि सभी साथ में रहें।
अब एसडीजी का अलग अलग दिशा निर्देश है, ये आप देख लीजिएगा कि सभी देश से अपेक्षा की जाती है कि वो एसडीजी को पूरा करें। अभी सभी हितधारकों को, सरकार को, नागरिक समाज को, एनजीओ को, सभी से अपेक्षा, मतलब केवल सरकार नहीं करेगी ऐसा नहीं है, सिविल सोसाइटी मतलब नागरिक समाज, एनजीओ, लोग सभी साथ देंगे। इसके अलावा जो भी ये टारगेट दिए गए हैं ना, वो पूरे हुए कि नहीं उसके लिए बीच बीच में आपको संकेतक बनाना पड़ेगा। आपकी जो नीति है, योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, वो भी एसडीजी के हिसाब से होने चाहिए। तो ये सब देशों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। फिर सितंबर 2019 में आयोजित एसडीजी के शिखर सम्मेलन में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में शेष रही 10 वर्ष से भी कम अवधि को कार्यवाही का दशक घोषित किया। 19 में एक बैठक हुई और बोला अब तो यार 10 साल ही बचे हैं, तो अब हमको इन 10 सालों में अच्छे से कार्यवाही करना है, ऐसा कहा गया। तो एक पॉइंट आप ये भी लिख लेना कि जो दशक की कार्यवाही मतलब अगले 10 साल के लिए जो कार्यवाही करना है, उसमें 3 स्टेक होल्डर खोजे गए। पहला स्टेक होल्डर है कि लक्ष्यों के लिए अधिक नेतृत्व, अधिक संसाधन और बेहतर समाधान सुरक्षित करने के लिए ग्लोबल एक्शन, मतलब वैश्विक स्तर पे कार्यवाही होना चाहिए कि ज़्यादा नेतृत्व हो, ज़्यादा संसाधन आए। दूसरा है कि जो सरकार है, शहरों और स्थानीय अधिकारियों की नीतियां, बजट, संस्थानों और नियामक ढांचे में आवश्यक बदलाव को शामिल करने के लिए लोकल एक्शन। एक तो हो गया ग्लोबल एक्शन, वैश्विक कार्यवाही। एक है स्थानीय कार्यवाही, जो आपके शहर हैं, स्थानीय शासन हैं, वहाँ की जो सरकार है उनकी नीति, उनके बजट अच्छे से हों। और तीसरा है पीपल एक्शन, मतलब एक है ग्लोबल एक्शन, दूसरा है लोकल एक्शन और तीसरा है पीपल एक्शन। पीपल मतलब लोगों की कार्यवाही, कि एक अजय आंदोलन उत्पन्न करने के लिए युवाओं को, नागरिक समाज को, मीडिया को, निजी क्षेत्र को, यूनियनों को करना पड़ेगा कार्यवाही। तो ये 3 चीज़ आपको लिखना है, ग्लोबल एक्शन, लोकल एक्शन और पीपल एक्शन। इतिहास जैसे अभी हम पढ़े कि 1992 में रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन हुआ, 2000 में सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन हुआ। आप ऐसे लिख भी सकते हो ना ऐसे में, ये अच्छा तरीका भी है। 2012 में Rio+20 सम्मेलन हुआ, 2015 में सभी ने एसडीजी को माना। फिर 16 में क्या हुआ, 15 साल की अवधि के साथ शुरू होगा 2016 में। और 2021 में जो दशक है, ग्लोबल एक्शन, लोकल एक्शन और पीपल एक्शन, उसकी बात हुई। मतलब ये कहा गया कि भाई अब तो 10 साल बचे हैं, अच्छे से काम करना पड़ेगा। अब देखिए सतत विकास लक्ष्य क्या क्या है, वो अपन देखते हैं कि ये 17 लक्ष्य क्या क्या है। तो पहला है लक्ष्य कि गरीबी का अंत करना है। इसमें लिखा गया है कि हर जगह से सभी रूपों में जो भी गरीबी है सबको ख़त्म करना है, ये हमारा लक्ष्य पहला है। ये मैं आपको लक्ष्य इसलिए भी दिखा रहा हूँ कि बाकी ऐसे में भी, बाकी जगह भी अच्छे से यूज़ हो सकता है। दूसरा है पहले आप गरीबी ख़त्म करोगे, फिर हंगर ख़त्म करोगे। जो भी भूखमरी है ना, भूखमरी को आप समाप्त करोगे, भूखमरी समाप्त करोगे, खाद्य सुरक्षा लाओगे, पोषण उपलब्ध कराओगे और इसके अलावा कृषि भी सतत करोगे, क्योंकि भाई भूखमरी तभी तो ख़त्म होगी जब कृषि अच्छे से होगी। तीसरा लक्ष्य है गुड हेल्थ, आरोग्य एवं कल्याण, मतलब सभी का स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी उम्र के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, ये हमारा तीसरा लक्ष्य है। चौथा लक्ष्य क्या है, क्वालिटी एजुकेशन, मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कि समावेशी और न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना। तो ये हो गया चौथा लक्ष्य। पांचवा लक्ष्य क्या है आपका, लैंगिक समानता। इसी में छत्तीसगढ़ टॉप में है। लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना, ये पांचवा लक्ष्य है। छठा लक्ष्य क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, मतलब शुद्ध जल और स्वच्छता, मतलब सभी के लिए अच्छा जल आप देंगे और स्वच्छता उपलब्ध कराएंगे और सतत प्रबंधन करेंगे। सातवां लक्ष्य किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा, मतलब सभी के लिए सस्ती पहली चीज़, विश्वसनीय, आधुनिक और सतत ऊर्जा। इसलिए आजकल हम लोग सोलर ऊर्जा और बाकी चीज़ में आ रहे हैं, क्योंकि ये एक हमारा लक्ष्य है। आठवां लक्ष्य सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक विकास, मतलब सभी के लिए निरंतर, समावेशी और सतत आर्थिक विकास हो, पूर्ण रोजगार हो और शालीन काम हो, मतलब जो भी आप काम करें ऐसा हो जो सम्मानजनक हो। नौवां लक्ष्य उद्योग, नवाचार एवं अवसंरचना, मतलब आप पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, बुनियादी ढांचे बनाइए, समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकीकरण करिए। औद्योगिकीकरण ऐसा हो जो सभी के लिए हो और टिकाऊ हो, और उसमें नवाचार को हम
बढ़ावा दे सकें। फिर 10वां लक्ष्य क्या है? असमानताओं में कमी लाना, मतलब देश के अंदर भी जो भी असमानता है वो हम खत्म करेंगे और देशों के बीच भी जो असमानता है उसको भी कम करेंगे। 11वां लक्ष्य संधारणी शहर एवं समुदाय, मतलब आपके जो शहर हैं, मानव बस्ती हैं, उनको समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना है। लक्ष्य 12 है उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन, मतलब जो भी आपका उपभोग का पैटर्न है और उत्पादन का पैटर्न है वो भी सतत हो। आप इतना उपभोग मत कर दो कि सब खत्म हो जाए। लक्ष्य 13 है क्लाइमेट एक्शन, मतलब जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के लिए आपको कार्यवाही करना है कि जलवायु परिवर्तन ज़्यादा मत आ पाए। 14 जिसमें छत्तीसगढ़ को नहीं रखा गया वो है जल में जीवन। क्यों नहीं रखा गया इसको पढ़िए। महासागर, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण। अब हम कहाँ से समुद्र लाएंगे, तो इसलिए हम इसमें नहीं हैं। लक्ष्य 15 है भूमि पर जीवन, मतलब स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा, पुनर्स्थापना, स्थायी उपयोग को बढ़ावा देना, जंगल का प्रबंधन, मरुस्थलीकरण से निपटना, भूमि क्षरण को रोकना और जैव विविधता के नुकसान को रोकना। ये है भूमि पर जीवन। लक्ष्य 16 है, शुरू में हम देखें ना, एक इसमें शांति भी है और एक भागीदारी भी है, पीस, पार्टनरशिप। तो शांति है 16, सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देना, क्योंकि ये माना गया है कि जब युद्ध होते हैं ना देशों के बीच, तो सतत विकास तो खत्म ही हो जाता है। सभी तक न्याय पहुँच हो, सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह और समावेशी संस्थानों का निर्माण करना। जो भी संस्थान हो वो प्रभावी हों, जवाबदेह हों और समावेशी हों। और 17 है लक्ष्यों के लिए भागीदारियाँ, मतलब कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करना और सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करना। मतलब कि सतत विकास के लिए आपकी जो वैश्विक साझेदारी है, सभी लोग साझेदारी करेंगे, भागीदारी करेंगे। तो ये आपके 17 लक्ष्य हैं। यही लक्ष्य एक एक करके यहाँ भी लिखे हैं, मैं PDF डाल दूंगा, आप एक बार देख लेना अगर आपको लगता है कि मेरे को और पढ़ना है। जैसे गरीबी एक बहुआयामी स्थिति है जो आय की कमी, संसाधन तक पहुँच को इंगित करती है। तो ये सब आप लिख सकते हैं कि गरीबी को ख़त्म करना, भूखमरी को ख़त्म करना, कल्याण, शिक्षा, 5वां लैंगिक समानता, 6वां जल, 7वां ऊर्जा, 8वां सम्मानजनक कार्य, 9वां उद्योग, 10वां असमानता में कमी, 11वां अच्छे शहर, 12 उत्तरदायी उपभोग, 13 जलवायु कार्यवाही, 14 जल में जीवन, उसके बाद फिर 15 भूमि पे जीवन, 16 शांति, न्याय एवं सुदृढ़ संस्थाएं, 17 लक्ष्यों के लिए भागीदारियाँ। मतलब 17 सभी सतत विकास लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये गोल सतत विकास के लिए क्रियान्वयन के साधनों को सुदृढ़ करने के लिए है। ये सभी स्तरों पर लोगों एवं पृथ्वी को केंद्र में रखने वाले सिद्धांतों एवं मूल्यों, साझा विजन और साझा लक्ष्यों पर निर्मित समावेशी साझेदारियों को बढ़ाता है। मतलब मिल के करना है, सभी देशों को मिल के इसके लिए काम करना है, ये बात होती है। अब अगला पॉइंट है कि सतत विकास लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता क्या है, मतलब भारत क्या कर रहा है इसके लिए। तो भारत में इसको लागू करने की जो मुख्य संस्था है वो है नीति आयोग। हम लोग चाह रहे हैं कि भारत भी जो ये कार्यवाही दशक है उसमें शामिल हो रहा है कि 30 तक हमको करना है, और नीति आयोग एजेंडा 2030 लेके आया है। और ये जो है उदाहरण वो सहयोगात्मक और प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की भावना है। इसमें क्या है, हम लोग नीति आयोग ना इंडेक्स लेके आता है राज्यों के बीच कि कौन सा राज्य कितना अच्छा कर रहा है SDG में। तो एक तो है कि आपस में आप सहयोग भी करोगे, और एक प्रतिस्पर्धा भी है ना कि हम देख रहे हैं कि हम यार 19वें नंबर में हैं, तो हमको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। तो आपस में प्रतिस्पर्धा है, लेकिन अच्छी प्रतिस्पर्धा है। ये SDG को आत्मसात, क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण करने के अभियान में केंद्रीय मंत्रालय, प्रदेशों, UN के सिस्टम, थिंक टैंक, सिविल सोसाइटी के साथ मिल के काम कर रहा है, और ये जो टारगेट हैं इनको पूरा करने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है, इसको एक फ्रेमवर्क विकसित करने का उत्तरदायित्व दिया गया है कि आप फ्रेमवर्क बनाइए और देखिए कि कैसे हम रैंकिंग करें। तो उसी का जो फ्रेमवर्क आया है उसी को बोलते हैं SDG इंडिया इंडेक्स। इसको प्रगति को मापने के लिए NIF में 286 संकेतक हैं और 169 वैश्विक टारगेट हैं। तो ये जो आपका SDG इंडिया इंडेक्स है, इसमें क्या है कि जो भी जितने भी भारतीय राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इंडेक्स के माध्यम से ये जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा कराई जाती है
मतलब प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है ना। इसमें हम देखते हैं कि भाई इसमें हम कम हैं, हमको बताया गया कि आप जेंडर इक्वालिटी में अच्छे हो, लेकिन हो सकता है किसी और राज्य को बताया गया हो आप बहुत नीचे हो, तो वो राज्य उसके लिए काम करेगा। जैसे केरल शिक्षा में बहुत आगे है लेकिन हम बहुत पीछे हैं, तो हम उसके लिए काम करेंगे। तो हर राज्य जब काम करेगा तो फिर देश का ही तो फायदा है ना। इसीलिए एसडीजी इंडिया इंडेक्स लाया गया। इसका जो वर्जन 1.0 था वो दिसंबर 18 में लॉन्च किया गया, जिसमें 62 संकेतकों का उपयोग किया गया। फिर 2.0 जो है वो दूसरा संस्करण है, जिसे दिसंबर 19 में जारी किया गया। इसमें 100 संकेतकों का उपयोग किया गया। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 3.0 जो है वो नवीनतम संस्करण है, जो 21 में लॉन्च किया गया। मतलब पहला 18 में, दूसरा 19 में और तीसरा 21 में लॉन्च किया गया। इसकी गणना 109 संकेतकों इसकी गणना के लिए 109 संकेतकों का यूज़ किया गया और 16 लक्ष्यों में से 70 लक्ष्यों को कवर करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये देखिए राज्यों की स्थिति। ये क्षेत्र वैसे खतरनाक है, बना पाओगे तो बना लेना, ठीक। एक होता है सबसे अच्छी श्रेणी जिसको हम बोलते हैं अचीवर, ठीक। अचीवर में कौन है? कोई नहीं दिखता होगा आपको। अचीवर मतलब जो बिल्कुल 100 अचीव कर ले। फिर है फ्रंट रनर। फ्रंट रनर मतलब ये पहली है अचीवर, दूसरी है फ्रंट रनर। पहली ये आप लिख देना कि पहली है अचीवर जो अचीव कर ले 100%। दूसरा है फ्रंट रनर। फ्रंट रनर मतलब जो आगे आगे दौड़ रहा है। ये आपके प्री में भी आ सकता है। तो ये है जिसका स्कोर 65 से लेके 99 तक है। तो कौन कौन से हैं फ्रंट रनर? देखो ऐसे आप मैप से याद करोगे ना तो अच्छे से हो जाएगा। ये जो है ना राज्य दक्षिण के पूरे, ये महाराष्ट्र और ये गुजरात, ये सब फ्रंट रनर हैं। और ये ऊपर के जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, ये फ्रंट रनर हैं। और इधर मिज़ोरम और त्रिपुरा फ्रंट रनर है, और इधर सिक्किम फ्रंट रनर है, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद तीसरे जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं परफॉर्मर, वो जिसका स्कोर 50 से लेके 64 के बीच में है। हम भी इसी में आते हैं। तो हम हैं परफॉर्मर, हमारा 61 स्कोर है। तो ये जितने बीच वाले राज्य हैं ना, इन्हीं को बीमारू बोलते हैं मजाक की भाषा में। तो ये हैं परफॉर्मर, ये जो पीले पीले आपको दिख रहे हैं, MP, CG, UP, बिहार, राजस्थान, इधर नॉर्थ ईस्ट के, तो ये परफॉर्मर है। छत्तीसगढ़ का स्कोर 61 है। तो ये आपको एक चित्र पता रहना चाहिए। उसके बाद फिर वही ये 4 आपको बता दिया, 4 श्रेणियाँ, अचीवर, फिर फ्रंट रनर, फिर परफॉर्मर, फिर एस्पिरेंट, ठीक। एस्पिरेंट जो 50 से भी कम है, आधे से भी कम है। तो अभी इसमें क्या है, 28 में से 15 राज्य फ्रंट रनर हैं, 13 राज्य परफॉर्मर हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों में 1 को परफॉर्मर और 7 को फ्रंट रनर किया गया है, ठीक। राज्यों के लिए एसडीजी इंडिया इंडेक्स स्कोर 52 और 75 के बीच है, और केंद्र शासित में 62 से 79 के बैंड में है। इतना नहीं याद रखना है, बेसिक चीज़ बस ध्यान रखिए कि पहला आप उधर से आप देखे होगे केरल टॉप में है, 75 स्कोर है उसका, और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ टॉप में है, उसका स्कोर है 79। इधर केरल के बाद तमिलनाडु है दूसरे में, थर्ड में है हिमाचल, और उधर जबकि गोवा, उत्तराखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश संयुक्त रूप से तालिका में चौथे स्थान में है। तो ये आप सेकंड थर्ड तक याद रखिए। इसके अलावा अब राज्यों का अगर बढ़ रहा है तो भारत का भी सुधार होगा। जब 19-20 में भारत का स्कोर 60 था, 20-21 में हम 66 हो गए हैं, मतलब हम एसडीजी में आगे बढ़ रहे हैं। तो बेसिक थोड़ा सा आप लिख देना कि फर्स्ट में केरल है, फिर तमिलनाडु, हिमाचल है, जो टॉप श्रेणी है वहाँ भी कोई नहीं गया है, मतलब जो अचीवर है 100% उसमें भी कोई नहीं है, और एस्पिरेंट जो 50 से कम वाला है उसमें भी कोई नहीं है। जो फ्रंट रनर है उसमें हमारे 15 राज्य हैं, और परफॉर्मर में 13 राज्य हैं। ये हम अगली महत्वपूर्ण बात है कि छत्तीसगढ़ का क्या स्कोर है। तो छत्तीसगढ़ का समग्र स्कोर है 61, क्योंकि छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक ऐसे आया तो इसको हमको ज़्यादा डालना है डाटा को, और हम 19वें रैंक में हैं 28 राज्य में। हमारा श्रेणी है परफॉर्मर, और एसडीजी लक्ष्य 5 में हम टॉप कर दिए हैं, जो जेंडर इक्वालिटी वाला है। 19 से 21 में, 19 से चालू हुआ तो हमारा 5 अंक का सुधार हुआ है, और रैंक भी हमारी 2 पायदान बढ़ी है। पहले हम 19 वाला जो हुआ था उसमें हमारा जो अंक था वो था 56,
तो अब हम हो गए हैं 61 में, और रैंक उस समय हमारी 21 थी, वो हो गई 19। मतलब अच्छा ही हुआ है, बड़े हैं। 19 से 21 के दौरान लक्ष्य 2, लक्ष्य 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13 में हम आगे बढ़े हैं। ठीक। इसके अलावा इसमें लिखा है कि लक्ष्य 1, 2, 9 और 13 पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हम इसमें 50 से भी नीचे हैं। एक क्या है? एक है कि हम गरीबी ख़त्म करेंगे, उसमें हम 50 से नीचे हैं। 2 क्या है? हम भुखमरी ख़त्म करेंगे, उसमें हम 50 से नीचे हैं। 9 है कि हम वो जो इंडस्ट्री वाला है ना, इनोवेशन लाएंगे, इंडस्ट्री को ठीक करेंगे, सतत विकास, उसमें हम नीचे हैं। और 13 है क्लाइमेट एक्शन, उसमें हम नीचे हैं। तो इनका आप ध्यान रखना कि इसमें हमको वो ठीक करना है। इसके अलावा 3, 4, 5, 8 और 13 में हमारा 50 से 64 के बीच है, इसमें हमको और सुधार करना है। इसके अलावा इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट में भारत एवं छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति दिखा रहा है। मतलब आपका ये छत्तीसगढ़ है और ये भारत है, तो जनरली तो हम सब में नीचे होंगे। किसमें भारत से अच्छे हैं हम? एक तो लक्ष्य 5 में। लक्ष्य 5 क्या है बताओ? इसी में हम टॉप किए हैं ना, जेंडर इक्वालिटी, हमारा लिंगानुपात अच्छा है, बाकी अच्छा है। लक्ष्य 6 में अच्छे हैं, क्योंकि वो जो क्लीन वाटर और स्वच्छता की बात है, इसमें भी हम भारत से अच्छे हैं। उसके बाद जो लक्ष्य 8 है आपका कि सम्मानपूर्वक काम वाला, उसमें भी हम भारत से अच्छे हैं। उसके बाद ये जो लक्ष्य 10 है आपका, जो है कि असमानता को ख़त्म करना है, उसमें भी हम भारत से अच्छे हैं। उसके अलावा तो सब में कम है। ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। संकेतक 109 है और लक्ष्य की संख्या 70 है। तो ग्राफ थोड़ा बहुत हम ध्यान रख सकते हैं, बहुत तो याद करेंगे तो क्या होगा। फिर अलग अलग लक्ष्य भी आप देख सकते हो कि किसमें हम फ्रंट रनर हैं। तो 6 SDG लक्ष्य जो हैं, 6, 7, 10, 11, 15 और 16 में हम फ्रंट रनर हैं, मतलब 75 से ज़्यादा हैं। 3, 4, 5, 8, 12 में हम परफॉर्मर हैं। 1, 2, 9, 13 में हम आकांक्षी श्रेणी, मतलब कम है। 5 SD लक्ष्यों में बड़ी छलांग देखी गई। 2 में 10 अंक की, 5 में 21 अंक की, 7 में 22 अंक की, 10 में 12 अंक की, 11 में 29 अंक की। ये पीछे आप देख लेंगे, ये पूरा चार्ट जो बना है इसमें हमको दिख जाएगा कितनी छलांग है। और कुछ एक आध दो आप याद रख सकते हो, पूरा तो याद करने की ज़रूरत नहीं। अगला है कि सतत विकास लक्ष्यों के प्रति छत्तीसगढ़ की प्रतिबद्धता क्या है। तो देखो, हम प्रतिबद्ध हैं कि हमको इसको क्रियान्वयन करना है। सबसे पहले है संस्थागत व्यवस्था, कि हम क्या क्या संस्थाएं बनाए हैं। तो हमने इसकी जिम्मेदारी, जैसे वहाँ नीति आयोग है तो हमने सौंप दी है, राज्य योजना आयोग को सौंप दी गई है कि आप अच्छे से निगरानी कीजिए। और उसके निगरानी के लिए राज्य योजना आयोग के नेतृत्व में 3 समितियां बनाई गई हैं। एक तो स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी, जिसमें अध्यक्ष है माननीय मुख्यमंत्री जी। दूसरी है मुख्य सचिव जी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यान्वयन और निगरानी समिति। और कार्यान्वयन और प्रक्रिया के मार्गदर्शन करने और निगरानी के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में SDG पर जिला स्तरीय समिति, एक मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, एक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में और एक हर जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। मतलब सबसे पहले स्टेट प्लानिंग कमीशन, फिर स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी जिसमें CM अध्यक्ष हैं और मिनिस्टर होंगे, फिर स्टेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी जिसमें चीफ सेक्रेटरी अध्यक्ष हैं और सचिव रहेंगे सदस्य, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल इम्प्लीमेंटेशन जिसमें कलेक्टर अध्यक्ष हैं और CEO जिला पंचायत के उसके कन्वेनर हैं। तो ये एक तो हो गया इंस्टीट्यूशनल ढांचा। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य एवं जिला संकेतक ढांचा का निर्माण करने की कोशिश की गई। मतलब दूसरा पॉइंट ये है कि हम अपना भी इंडिकेटर बना रहे हैं। हम बोले कि 2024 तक हमारी 7 वर्षीय रणनीति थी, मतलब 17 में हम किए थे कि 20 तक हमारी 3 वर्षीय योजना थी और 24 तक 7 वर्षीय रणनीति हम बनाए थे। और वो सही से लागू हो रही कि नहीं, उसको देखने के लिए योजना आयोग और यूनिसेफ आदि का सहयोग हम लिए। तीसरा, हम यूनिसेफ आदि जो भी हैं उनसे तकनीकी सहायता भी ले रहे हैं, मतलब उनसे परामर्श भी ले रहे हैं कि कैसे बनाना चाहिए, क्या नया करना चाहिए, उसके लिए नोडल किसको बनाना चाहिए। विभिन्न विभागों से सलाह ले रहे हैं, बाकी से सलाह ले रहे हैं, नीति आयोग से सलाह ले रहे हैं। तो एक काम हम ये कर रहे हैं, तीसरा काम। फिर छत्तीसगढ़ के जो SIF है उसकी मुख्य विशेषताएं। SIF मतलब हम अपना बना रहे हैं कि छत्तीसगढ़ स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क, हमारा अपने स्टेट का फ्रेमवर्क कि हम अपने को कैसे बढ़ाएं
तो उसके लिए हम सभी जो स्टेक होल्डर हैं उनसे परामर्श भी लेते हैं। इसकी अगर आप विशेषताएं देखेंगे तो इसमें भी 16 सतत विकास लक्ष्य हैं और 275 संकेतक हैं जैसा हम पढ़े। तो हम ना 44 नए संकेतक भी शामिल किए हैं उनसे मिलाते हुए। तो ये हम अपने लेवल पे जो कर रहे हैं ये पूरा आपको PDF में मिल जाएगा। परामर्श भी कर रहे हैं, कार्यशाला कर रहे हैं, वर्कशॉप कर रहे हैं, जो भी नोडल अधिकारी हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा आपको बहुत वो याद करने की ज़रूरत नहीं, बस ये जो पॉइंट है ना वो लिख देना। जैसे ये सारणी है कि हम जो है 7 टारगेट SIF चिन्हित किए गए, संख्या संकेतक 24 है हमारे लिए, DIF में 2 हैं, इसके संकेतक 6 हैं। मतलब ये समझिए कि जैसे नीति आयोग अपना बना के दी है ना, तो उसको हम अपनी परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग टारगेट बना रहे हैं जिससे हम अच्छे से वो कर सकें, प्रदर्शन कर सकें। इसके अलावा इसकी प्रगति भी हम देख रहे हैं। तो राज्य योजना आयोग द्वारा SIF पर आधारित राज्य स्तरीय प्रगति रिपोर्ट और जिला स्तरीय बेसलाइन एवं प्रगति रिपोर्ट, एक राज्य लेवल की प्रगति रिपोर्ट है और जिला लेवल की प्रगति रिपोर्ट है। अब इसमें आपको दिखा रहा है कि आपका प्रदर्शन कैसा है। तो उसी में दिखा रहा है कि SDG लक्ष्य 2 जो भुखमरी का है, 3 जो आरोग्य कल्याण का है, 5 लैंगिक समानता और 8 जो सम्मानजनक कार्य का है। इसमें हमको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर हर संस्करण की प्रमुख बातें दी गई हैं। जो पहला था उसमें क्या है, शीर्ष 5 जिले ये थे, निचले 5 जिले ये थे। प्रीलिम्स में आ सकता है, वो भी तीसरे का आएगा। ये आपकी पूरी तालिका है। दूसरे संस्करण की बात है, ये ध्यान रखना कि धमतरी जनरली टॉप करता है। ये देखो ये रिपोर्ट है, तो इतना आपको अभी याद रखने की ज़रूरत नहीं है मैं बोलूँगा। और अभी जो तीसरा भी हुआ उसमें भी धमतरी टॉप किया है। हर गोल का अलग अलग दिया है कि कौन सा जिला किस इंडेक्स में गोल 1, गोल 2, गोल 3। तो उतना आप अभी मत ध्यान रखिए, आप नॉर्मल पढ़ रहे हैं वही ठीक है। मतलब ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो लिखिएगा, क्योंकि ऐसे आपको 750 शब्द लिखना है, बाकी चीज़ भी थोड़ा थोड़ा लिखना है, तो बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है। आखिरी में कंक्लूज़न आप वही दे सकते हो कि छत्तीसगढ़ SDG के लिए अपना कार्य लगातार कर रहा है। हम मतलब आप ये दिखा सकते हो कि हम लोग सहकारी संघवाद की बात करते हैं, जिसमें राज्य मिल के केंद्र की मदद करते हैं। तो यहाँ पे एक सहकारी संघवाद भी है और एक प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद भी, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। क्योंकि अगर राज्य आपस में कंपटीशन करेंगे, जैसे छत्तीसगढ़ अपने यहाँ इतना सारा काम कर रहा है, MP काम करेगा, केरल काम करेगा, तो हम क्या है ना एक दूसरे को देख के एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करेंगे। जैसे बच्चे करते हैं ना आपस में कि इस बार वो टॉप किया तो मेरे को और पढ़ना है, वैसे राज्य भी प्रतिस्पर्धा करेंगे। और जब राज्य आगे बढ़ेंगे तो फायदा देश का ही है, देश का हो रहा है। ये करके आप अपनी बात कंक्लूड कर सकते हो। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।